मैं मोहम्मद सैदुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली, बीएड फर्स्ट ईयर, कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट 4 का टॉपिक है प्लेटो। तो आज हम लोग प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में जानेंगे न कि प्लेटो का शिक्षा दर्शन क्या था। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता अरिस्टोन एथेंस के अंतिम राजा कोट्स के वंशज तथा माता पेरिकतिओन यूनान के सोलन घराने से थी। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। क्या था प्लेटो का वास्तविक नाम? प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। उसके अच्छे स्वास्थ्य के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम प्लाटोन रख दिया। प्लेटो शब्द का यूनानी उच्चारण प्लातोन है तथा प्लातोन शब्द का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। प्लातोन शब्द का क्या अर्थ होता है? चौड़ा चपटा, यानी कि हेल्दी। धीरे धीरे प्लातोन के स्थान पर प्लेटो कहा जाने लगा न। वह आरंभ से ही राजनीतिक बनना चाहते थे, लेकिन उसका यह स्वप्न पूरा न हो सका और वह एक महान दार्शनिक बन गए। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस यूनान का महानतम राज्य था, लेकिन लगातार 30 वर्षों तक स्पार्टा और पेलोपोनेसिया के युद्ध ने एथेंस की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुशों का शासन स्थापित हुआ। प्लेटो को शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन प्लेटो ने शासन में भाग लेने से इनकार कर दिया। शीघ्र ही दूसरी क्रांति द्वारा एथेंस में 30 निरंकुशों के स्थान पर पुनः प्रजातंत्र की स्थापना की गई, लेकिन इस शासन के दौरान सुकरात की मृत्यु ने उसके दिल में प्रजातंत्र के प्रति घृणा पैदा कर दिया। अब हम जानेंगे प्लेटो का शिक्षा दर्शन। सुकरात एवं प्लेटो के पूर्व सोफिस्टों का प्रभाव था, पर उनकी शिक्षा अव्यवस्थित थी तथा इससे कम ही व्यक्ति लाभान्वित हो सके थे। लेकिन क्योंकि सोफिस्टों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निःशुल्क नहीं थी और इस शुल्क को चुकाने में कुछ ही लोग सक्षम थे, सोफिस्टों ने शिक्षा के उद्देश्य को शीघ्र उपयोगिता से जोड़ दिया। इससे भी वे लोगों की घृणा के पात्र बने, क्योंकि ग्रीस के प्रबुद्ध जनता शिक्षा को अवकाश हेतु प्रशिक्षण मानती थी, न कि जीवन के भरण पोषण का माध्यम। पेलोपोनेसियन युद्ध में एथेंस की हार को लोगों ने सोफिस्टों की शिक्षा का परिणाम माना। फलतः उनका प्रभाव छिन्न हो गया और सुकरात तथा उसके योग्य शिष्य प्लेटो को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए उचित पृष्ठभूमि मिली। मानव इतिहास में शिक्षा के संबंध में प्रथम पुस्तक प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक है, जिसे रूसों ने शिक्षा की दृष्टि से अनुपम कृति माना। इसके अतिरिक्त लॉज में भी शिक्षा के संबंध में प्लेटो के विचार मिलते हैं। तत्कालीन प्रजातंत्र हो या कुली तंत्र, राजनीति स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गया था। षड्यंत्रों, संघर्षों एवं युद्धों की जगह समदर्शी शासन, जो नागरिकों के बीच सद्भावना को बढ़ा सके,
के महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने एक नए समाज की रचना आवश्यक माना। इस तरह के समाज की रचना का सर्वप्रमुख साधन प्लेटो ने शिक्षा को माना। समाज संघर्ष विहीन तभी होगा जब अपने अपने गुणों के अनुसार सभी लोग शिक्षित हों। यानी कि किसी भी समाज को उच्च मुकाम देने के लिए सबसे पहले ने उसमें शिक्षा आवश्यक है। जब तक शिक्षा हमारे समाज में नहीं रहेगी तब तक हम अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना है। दी रिपब्लिक में प्लेटो इसे युद्ध का संचालन एवं राज्य के शासन जैसे ने महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना है। दी लॉज में शिक्षा को प्रथम तथा सर्वोत्तम वस्तु माना है जो मानव को प्राप्त करनी है। दी क्रीटो में अपनी बात पर बल देते हुए प्लेटो कहते हैं, वैसे मानव को बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए जो उनकी उचित देखभाल और शिक्षा के लिए दृढ़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि प्लेटो ने यहाँ तक कह दिया कि वैसे मानव जो अपने बच्चों के भरण पोषण, सही परवरिश और सही तालीम, सही एजुकेशन, सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनको बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, आदर्शवादी विचारक भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक या वैचारिक जगत को अधिक वास्तविक और महत्वपूर्ण मानते हैं। अंतिम या सर्वोच्च सत्य भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक या वैचारिक जगत के अधिक समीप है, क्योंकसत्य या वास्तविक की प्रकृति भौतिक प्रकृति न होकर आध्यात्मिक है। अतः आदर्शवादियों के लिए भौतिक विज्ञानों की जगह मानविकी यानी जो विषय स्वयं मानव का अध्ययन करता है अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ तथ्यों के अध्ययन की जगह संस्कृति, कला, नैतिकता, धर्म आदि का अध्ययन हमें सही ज्ञान प्रदान करता है। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में इजारन टापू से वापस लौटकर अपने शिष्यों की मदद से एथेंस में अकादमी खोली, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। उसने जीवन के शेष 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यतीत किए। प्लेटो की इस अकादमी के कारण एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया। उसकी अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। उसकी अकादमी में प्रवेश द्वार पर यह वाक्य लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक, कानूनवेत्ता और दार्शनिक शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। डायोनीसियस प्रथम की मृत्यु के बाद 367 ईसा पूर्व डायोनीसियस द्वितीय सिराक्यूज का राजा बना। अपने मित्र दियोन के कहने पर वह वहां जाकर राजा को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देने लगा। इस दौरान राजा के चाटुकारों ने दियोन के खिलाफ बोलकर उसे देश से निकलवा दिया और उसकी संपत्ति व पत्नी जब्त कर ली। इससे नाराज प्लेटो एथेंस वापस चला गया। 361 ईसा पूर्व में डायोनीसियस ने उसे दोबारा सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया, परंतु वह यहाँ आने को तैयार नहीं था। लेकिन तारेंते के दार्शनिक शासक की प्रेरणा से वह वहाँ आकर डायोनीसियस को दर्शन शास्त्र का ज्ञान देने लगा। लेकिन दोबारा डायोनीसियस व प्लेटो के सैद्धांतिक बातों पर मतभेद हो गए और वह वापस एथेंस आ गए। इससे उनकी आदर्शवादिता को गहरा आघात पहुंचा और वह व्यवहारिकता की ओर मुड़कर द लॉ नामक ग्रंथ लिखने लगे। अपने किसी शिष्य के आग्रह पर वह एक विवाह समारोह में शामिल हुए और वहीं पर सोते सोते 81 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई।
शिक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्लेटो के अनुसार। प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी गई पुस्तक नहीं है, जैसा कि रूसो कहते हैं। यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है, उसके सारे दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है। प्राचीन यूनानी समाज में सुधार लाना था। रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और तत्पश्चात एक आदर्श राज्य में उसकी स्थापना करना था। उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत उसके राजनीति सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए पेड़ों का सिद्धांत में विश्वास था कि वर्च्यू ऑफ नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, और लोगों को सद्गुणी बनाने के लिए उसने शिक्षा को भी बहुत शक्तिशाली साधन बताया। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है और इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है। तत्कालीन समय में 2 प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में केवल अमीर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ के विद्यालय सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूर्णतः सरकारी थी। इसमें अमीर गरीब सभी को शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। यहाँ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। प्लेटो की शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा पद्धति पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों का प्रभाव था। आरंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित किया गया था। शरीर के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम संबंधी और मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए संगीत शिक्षा का प्रबंध था। प्रारंभिक शिक्षा समाज के सभी तीनों वर्गों के लिए थी। 20 वर्ष की आयु के पश्चात एक परीक्षा होती थी। 20 वर्ष की अवस्था के बाद जिन लोगों का उच्च शिक्षा के लिए चयन होना होता था, वह लोग जिन्हें संरक्षण वर्ग यानी कि सैनिक और शासक में 20 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के बीच उच्च पदों पर कार्य करना था, इन दोनों वर्गों को व्यायाम तथा संगीत संबंधी शिक्षा अधिक दी जाती थी। व्यायाम संबंधी अधिक शिक्षा सैनिक वर्ग को दी जाती थी तथा संगीत संबंधी शिक्षा शासक वर्ग को। उनकी पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री के लिए भी केवल वैज्ञानिक अध्ययन, गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र को ही चुना गया था। 35 वर्ष के बाद विद्यार्थी साहित्य, चिंतन तथा अनुभव हेतु विदेश भ्रमण पर जाते थे। इस 50 वर्ष की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी शासक बनने योग्य हो जाते थे। शिक्षा की योजना। प्लेटो के अनुसार उनकी शिक्षा की योजना क्या थी, विशेषता क्या थी ने? उसकी शिक्षा की योजना संरक्षण वर्ग के लिए थी। उसने उत्पादक वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उनकी पूरी शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित थी तथा इसका उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास था। यह 3 चरणों को मिलाकर बनती थी। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु में, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की आयु में तथा प्रायोगिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक। इसका उद्देश्य शासकों को प्रशासनिक राज्य कौशल सिखाना, सैनिकों को सैन्य कौशल सिखाना तथा उत्पादकों को भी भौतिक वस्तुओं के उत्पादन कौशल सिखाना था। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।